हे गाइस, वेलकम टू इजी सॉल्यूशन। दिस इज योर एजुकेटर पूजा और आज हम करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। गाइस, लास्ट की क्लासेस में मैंने आपको डॉबरनियर की पीरियोडिक टेबल और साइंटिस्ट न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने गाइस एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाली हूँ। एक ही वीडियो के अंदर सारा नहीं बताने वाली, उससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है ताकि आपको आराम से एक एक साइंटिस्ट के बारे में मैं बता सकूं, ताकि आपको डिटेल में चीज़ें समझ में भी आए और आप उन चीज़ों को कंफ्यूज ना करो। इसीलिए ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है और ये मेरा तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे ऐसे सीरीज चाहिए। चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या था गाइज, जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तो उनको एक टेबल के अंदर अरेंज करना था। तो इसके लिए सबसे पहली कोशिश किसने की थी? साइंटिस्ट डॉबरनियर ने। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ट्रायड की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन क्या हुआ, उनके ट्रायड्स आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया था। उन्होंने वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सारा बताया भी था कि उन्होंने किस तरीके से अपने ट्रायड्स को अरेंज किया और कहाँ पर जाके उनकी लिमिटेशंस आई। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आए थे साइंटिस्ट न्यूलैंड, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने म्यूजिकल नोट्स के साथ एलिमेंट्स को कंपेयर किया था और उसी तरीके से उन्होंने उनको टेबल के अंदर अरेंज किया था। लेकिन वहाँ लिमिटेशंस क्या आ गई थी? वहाँ लिमिटेशंस आए थे कि आगे जाके म्यूजिकल नोट्स की तरह एलिमेंट्स कंपेयर नहीं हो पा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर पा रही थी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनका क्या था? सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक यही था कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि जितने एलिमेंट आज डिस्कवर है ना, उतने ही एलिमेंट होंगे आगे जाके, और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। वो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, वो हम इस क्लास के अंदर जानने वाले हैं कि मेंडलीव ने किस तरीके से टेबल को अरेंज किया और किस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मैच किया। तो क्या हुआ था गाइज, मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एक टेबल के अंदर, लेकिन उन्होंने सबसे पहले किसके ऊपर स्टडी की थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है गाइज कि मेंडलीव ने सबसे पहले कौन से दो एलिमेंट के ऊपर स्टडी की थी। तो मेंडलीव ने सबसे पहले कौन से दो एलिमेंट के ऊपर स्टडी की थी? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर स्टडी करना शुरू किया और क्या बनाया था? उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए थे। ठीक है गाइज, अब आप लोगों ने अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग जब पढ़ोगे तो आप ही लोग ये चीज़ देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं ना, वो ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट तो करते ही करते हैं। मतलब कि या तो वो ऑक्साइड्स बनाएंगे और या फिर वो हाइड्राइड्स बनाएंगे। ये आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीज़ आप देखोगे। तो मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने सबसे पहले अपनी रिसर्च किसके ऊपर स्टार्ट की थी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर। दो ही एलिमेंट उन्होंने सबसे पहले लिए थे जिनके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी स्टडी की थी। सेकंड क्या गाइज, कि जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनानी शुरू की थी तब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? तब तक हमारे पास 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। ठीक है गाइज, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है कि मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट की थी तब हमारे पास कितने एलिमेंट एट प्रेजेंट थे? उस टाइम हमारे पास थे 63 एलिमेंट्स। लेकिन जब न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब कितने थे एलिमेंट हमारे पास? तब हमारे पास थे 56 एलिमेंट। मेंडलीव ने किस तरीके से अरेंज किया था एलिमेंट्स को? मेंडलीव ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले गाइस, डॉबरनियर ने किस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की थी? डॉबरनियर ने की थी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। गाइस, हम कंपेयर करके चलते हैं चीज़ों को तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। डॉबरनियर ने क्या किया था? डॉबरनियर ने एटॉमिक मास के नहीं, उन्होंने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास है, उसका एवरेज जो एटॉमिक मास होगा वो बीच वाले एलिमेंट का होगा। यह चीज़ उन्होंने देखी और उसके आधार पर उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को तैयार कर दी थी। न्यूलैंड ने क्या देखा? न्यूलैंड ने देखा कि जो पहला एलिमेंट होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगी? एट्थ एलिमेंट के साथ मैच करेगी। उन्होंने उसे म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर किया। बट मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने उनको सिर्फ उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। लेकिन हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसके अंदर सिर्फ हमने इतना ही चेंज किया है कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया। ठीक है गाइज, और क्या था कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को एक ग्रुप में या एक पीरियड में रख रहे हैं ना, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करनी चाहिए। ये चीज़ तो तीनों साइंटिस्ट ने ही देखी थी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी उन्होंने मैच करवाया था।
नेक्स्ट देखते हैं गाइज कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड्स थे। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। मेंडलीफ ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसके अंदर कितने ग्रुप थे, उसके अंदर 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। आज जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये पीरियड्स तो 7 ही है, लेकिन ग्रुप क्या, ग्रुप आज 18 हो चुके हैं 8 की बजाय। ठीक है गाइज, हम चीज़ों को कंपेयर करते रहेंगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक बार आप ये पीरियोडिक टेबल देखिए, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। मेंडलीफ ने क्या किया था गाइज, मेंडलीफ की सबसे अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने ये बोला कि जो आज एलिमेंट डिस्कवर है ना वो लिमिटलेस नहीं है, लिमिट है ही नहीं। ठीक है, साइंस जो होती है ना वो लिमिटलेस होती है, उसके अंदर कुछ भी चीज़ें डिस्कवर हो सकती है, आगे जाके कुछ भी मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन न्यूलैंड ने क्या कहा था, न्यूलैंड ने कहा था कि आज हमारे पास जो 56 एलिमेंट डिस्कवर है ना उसके बाद और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं माना। उन्होंने ये बोला कि आज हमारे पास 63 एलिमेंट डिस्कवर है, लेकिन फ्यूचर में जाकर और एलिमेंट डिस्कवर होंगे। ये चीज़ उन्होंने बहुत श्योरिटी के साथ कही थी कि आगे जाके और ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आगे जाके मॉडिफिकेशन हो सकता है। लेकिन उनको एलिमेंट्स के नाम नहीं पता था कि जो एलिमेंट्स आगे जाके डिस्कवर होंगे उनके नाम क्या होंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह छोड़ दी थी। इसीलिए मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक सक्सेसफुली मान जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट बोलते हैं कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल थी। जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने बनाई थी वो भी किससे इंस्पायर थी, वो ज़्यादा मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से ही इंस्पायर थी, क्योंकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी थी। लेकिन लिमिटेशंस कहाँ आई थी इसके अंदर, लिमिटेशंस, हालांकि हम उन्हें लिमिटेशंस बोल नहीं सकते क्योंकि तब तक उतनी ज़्यादा डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। ठीक है गाइज, तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने जो एटम्स डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीफ को ऐसा लग रहा था कि आगे जाके वो एटम्स डिस्कवर हो सकते हैं, तो मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी जगह छोड़ दी थी। जैसे कि आप इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देख सकते हो कि जहाँ जहाँ आपको ये ब्लू एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ये तब तक डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन जहाँ जहाँ आप ये पिंक कलर के बॉक्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बाद में जाकर डिस्कवर हुए हैं, जो कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह छोड़ दी थी। और अगर हम इस जीरो ग्रुप की बात करें ना गाइस, आपने बहुत जगह देखा होगा रिफ्रेशर्स के अंदर दिया जाता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप के अंदर आपको क्या दिया जाता है, आपको नोबल गैसेस दी जाती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडियम, ये आपको दिया जाता है। ठीक है गाइस, लेकिन क्या ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जो गैसेस है ना, ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जब बनी थी ना, ये तब डिस्कवर नहीं हुई थी। ये कब डिस्कवर हुई थी, ये 1900 में जाकर डिस्कवर हुई थी। लेकिन फिर भी मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ को आइडिया था कि ऐसा कुछ डिस्कवर हो सकता है आगे जाके, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जीरो ग्रुप बना के उसकी जगह छोड़ दी थी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। और जहाँ जहाँ आपको ये पिंक कलर के बॉक्स दिख रहे हैं ना, स्कैंडियम, गैलीलियम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारी मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह छोड़ी थी ताकि आगे जाके जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनको यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। मतलब मेंडलीफ सिर्फ उनको नाम नहीं दे पा रहे थे, बाकी उनकी प्रॉपर्टीज उनको पता थी, इसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके लिए जगह छोड़ी थी। नेक्स्ट देखिए गाइस, मेंडलीफ पीरियोडिक्स लॉ स्टेट्स दैट, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल किस तरीके से थी, उनका लॉ क्या था, उनका लॉ ये था कि द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया, उन्होंने उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चेंज किया। उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया एलिमेंट को, ग्रुप के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज कर दिया, लेकिन जो कि राइट नहीं था, क्योंकि आगे जाके इसके अंदर लिमिटेशंस आ गई थी। वो कुछ एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पा रहे थे उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, वहाँ पे उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ रहे थे। Mendeleev arranged the sequence in inverted fashion so the element which with similar properties could be grouped together. Mendeleev ने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एटम को सेम ग्रुप के अंदर अरेंज किया और उन्होंने ध्यान रखा कि एक पीरियड के अंदर या फिर एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या करेगी, उन सबकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी। Mendeleev left space for some elements which were not discovered at that time. He boldly predicted about the existence of future elements. ये सबसे अच्छी बात थी गाइस उनकी कि मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने बोल्डली बोला था कि आगे जाके एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, फ्यूचर में इतने ही एलिमेंट्स नहीं रहेंगे और ज़्यादा डिस्कवर होंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी। ही ऑल्सो मेड द प्रिडिक्शन वुड बी डिस्कवर्ड इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम वुड फिल द ब्लैंक स्पेसिस। उन्होंने सारी प्रिडिक्शन कर दी थी कि उनको प्रॉपर्टीज़ तो उनकी पता थी
ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको उसी ग्रुप के अंदर रखा जिसके साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, जैसे कि स्कैंडियम, गैलीलियम, जर्मेनियम, इन सबकी क्या थी, इन सबकी उन्होंने जगह वहीं छोड़ी जहां उनको होना चाहिए, जिस ग्रुप के साथ या जिस पीरियड के साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। वो सिर्फ नाम नहीं दे पा रहे थे गाइस, बाकी प्रॉपर्टीज उनको पता थी, इसीलिए वो जगह छोड़ पाए थे। अगर आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा ना कि वो जगह कैसे छोड़ी, उनको पता कैसे चला कि कौन सा एटम आगे जाके डिस्कवर होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी और कौन से ग्रुप के अंदर उसे बेसिकली रखा जाएगा, तो वो सारी चीजें उनको पता थी, वो सिर्फ नाम ही नहीं दे पा रहे थे, तो वो आगे जाके उसके अंदर डिस्कवरी हो गई थी। तो उन्होंने नाम किस तरीके से दिया गाइस, जब उन्होंने जगह छोड़ी तो उन्होंने इस तरीके से नाम दिया, मैंडलीफ नेम दीज एलिमेंट्स बाय प्रीफिक्सिंग आ संस्कृत वर्ड एका। उन्होंने एका वर्ड का यूज किया। एका का मतलब क्या होता है, मतलब आगे आने वाला वर्ड, संस्कृत वर्ड है गाइस, इसका मतलब है मीनिंग फर्स्ट टू द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप के अंदर जो पिछले वाला एलिमेंट है ना उसके नेक्स्ट एलिमेंट, एका का मतलब ही होता है नेक्स्ट एलिमेंट। यानी कि उन्होंने क्या रखा, बोरोन के बाद उन्होंने जो जगह छोड़ी तो उसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया, उसके लिए उन्होंने नाम दिया एका बोरोन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एग्जाम के, एका बोरोन को आगे जाके कौन सा नाम दिया गया, तो एका बोरोन उन्होंने नाम दिया, मतलब क्या कि बोरोन के नेक्स्ट आने वाला एलिमेंट जो कि आगे जाके क्या डिस्कवर हुआ, स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम जो कि क्या हुआ, गैलीलियम। नेक्स्ट क्या था, एका सिलिकॉन जो क्या बना, जर्मेनियम। इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स की जगह छोड़ी और उनको नाम दिया एका। एका मतलब आने वाला नेक्स्ट वर्ड। आई होप गाइज आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, इनको आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी तो थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की खासियत। अब आती है उनकी लिमिटेशंस के लिमिटेशंस क्या, कहाँ आई मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की। उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर दिया था पीरियोडिक टेबल को, लेकिन पहली बात तो ये थी कि उस टाइम तक उतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे। अब गाइस जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ना वैसे वैसे मॉडिफिकेशन तो होगा। ठीक है, अगर आज हमारे पास 118 एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर कल को जाके कोई और साइंटिस्ट और एलिमेंट्स को डिस्कवर करते हैं तो उन्हें और ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो मॉडिफिकेशंस तो होते रहते हैं गाइस। लिमिटेशंस कहाँ आती है, लिमिटेशंस उसकी बिगेस्ट लिमिटेशंस क्या थी मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, कि इसके अंदर हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजिशन नहीं थी। हालांकि गाइस हाइड्रोजन को आज भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना वो बहुत अजीब बिहेवियर शो करता है। हाइड्रोजन के ऊपर गाइस आज भी रिसर्च चल रही है, आज भी साइंटिस्ट उसके ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी तो मेटल्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन कभी कभी वो नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। हालांकि हम हाइड्रोजन को गिनते नॉन मेटल्स में ही है, उसको मेटल्स में नहीं गिनते, लेकिन वो बहुत अजीब बिहेवियर शो करता है हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहा गया, हाइड्रोजन को अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहला नंबर दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किसी के साथ मैच ही नहीं करती। हम ग्रुप में किन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती है या फिर किसी ना किसी तरीके से वो रिलेट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन किसी के साथ भी मैच नहीं करता, वो सबसे अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। इसलिए हाइड्रोजन की तो आज भी हम ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम तो उसकी बिल्कुल फिक्स पोजीशन थी ही नहीं, तो उसको एक लिमिटेशंस की तरह गिना जाता है। नेक्स्ट सबसे बड़ी जो लिमिटेशंस इसकी बोलेंगे ना हम, वो यही होगी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीफ गेव हिज पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉप्स को क्या गाइस, आइसोटॉप्स बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे। जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई थी ना तब तक आइसोटॉप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, आइसोटॉप्स बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स वो एटम होते हैं गाइस जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये किस तरीके से गाइस, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और एटॉमिक नंबर भी कितना होता है 1, लेकिन अगर हम उसके आइसोटॉप की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या होगा 1, 2 और 3। ठीक है गाइस, 2 और 3 होगा उसका एटॉमिक मास, तो उस तरीके से उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको बोला जाता है आइसोटॉप्स। तो आज की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आइसोटॉप्स को जगह दी गई है, लेकिन जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी ना तब तक तो आइसोटॉप्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। ठीक है गाइस, तो ये एक लिमिटेशंस की तरह बोला जाता है। नेक्स्ट, एनामलस पोजीशन ऑफ सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या था गाइस, कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने पोजीशन तो दे दी, किस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने किस तरीके से अरेंज कर दिया कि उन्होंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि जो पहले वाला एलिमेंट था ना उसका एटॉमिक मास ज़्यादा था बजाय कि पिछले एलिमेंट के, तो वो सही से अरेंज नहीं हो पाया। सबसे पहला क्या, कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट और निकिल ने ये नहीं कि सिर्फ न्यूलैंड को और मेंडलीफ को ही परेशान किया था, कोबाल्ट और निकिल ने
हर एक साइंटिस्ट को परेशान किया था। जैसे कि अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर ये बताना चाहूँ कि कोबाल्ट और निकिल ने किस तरीके से परेशान किया था। ये देखिए गाइस, कोबाल्ट और निकिल। अब निकिल का एटॉमिक मास कम है, मतलब कि निकिल को आगे आना चाहिए कोबाल्ट से, कोबाल्ट को जाना चाहिए पीछे। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से अरेंज करें कि निकिल को पहले और कोबाल्ट को बाद में, तो वो अपने ग्रुप के साथ या अपने पीरियड के साथ प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं कर पाते। कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच कर रही है? अपने पीरियड के साथ, अपने ग्रुप के साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, जबकि निकिल की अपनी अपने पीरियड के साथ, अपने ग्रुप के साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज मैच कर रही है। लेकिन अगर उनको इस तरीके से हम अरेंज करते हैं तो वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं हो पा रहे हैं गाइस। तो ये वाली कंफ्यूजन भी यहाँ पे आ रही थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये दिक्कत तो थी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो उनको हम अरेंज कर पा ही नहीं सकते थे ना कोबाल्ट और निकिल को। तो हमने किस तरीके से अरेंज किया? हमने उनको एटॉमिक नंबर दे दिया। तो उनको हमने क्या किया? नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये वाली लिमिटेशंस वहां पे जाके खत्म हो गई थी कि उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया था। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप लोग मुझसे ज़्यादा जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो गाइज। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको आने वाली हर क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको वहाँ से PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज।